हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है वो हम लोग निकाल चुके थे। आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम लोग एक पॉइंट चार्ज ना लेके दो पॉइंट चार्ज लेंगे जो एक डायपोल बनाएगा। डायपोल के बारे में आप पहले से ही जानते होंगे, जो एक डायपोल बनाएगा, ठीक है, दो पॉइंट चार्ज, और उसके कारण हम किसी एक जनरल पॉइंट पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हेडिंग वही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू ए डायपोल। किसी डायपोल के कारण किसी जनरल पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हम लोग लेने वाले हैं उसको जल्दी से देख लेते हैं। ओके तो पहली बात तो यहाँ पे देखिए, दो चार्ज लेना है, एक माइनस और एक प्लस। क्योंकि डायपोल कब बनता है? डायपोल जब एक प्लस और माइनस चार्ज को कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं तभी जाके डायपोल बनता है। तो यहाँ पे मैंने एक माइनस चार्ज लिया है, एक प्लस चार्ज लिया है, जिसे मैंने ए पर और जिसे मैंने बी पर रखा है। ओके, ये दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस मैंने 2a लिया है। डायपोल लेंथ, अच्छा आप यहाँ पे डी भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ए भी मान सकते हो, जो मानना है आपको, आपका मर्जी है, आप मान सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2a माना है, इस डायपोल लेंथ को 2a। और यहाँ पे P एक मैंने पॉइंट माना है और मैं चाह रहा हूँ कि इस डायपोल के कारण इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। डायपोल बोले या फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों चार्ज के कारण उस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो निकालना है। तो देखिए, हाँ तो ये मिड पॉइंट है, ये हमारा डायपोल लेंथ जो 2a है उसका मिड पॉइंट है, जिसको मैंने O माना है और इस पॉइंट को मैंने P माना है। अच्छा, ये जो मिड पॉइंट है तो ये जो 2a पर डायपोल लेंथ था तो ये हो जाएगा A और ये भी हो जाएगा A। क्लियर है? मैंने इस चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस R2 मान रखा है, इस चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस R1 मान रखा है, और पॉइंट O से जो मिड पॉइंट है डायपोल लेंथ का, उससे इस पॉइंट का डिस्टेंस R मान रखा है। एरो का साइन जो आपको दिख रहा होगा वो है इधर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर। आपको पता होगा जब मैं डायपोल पढ़ा रहा था तो जो डायपोल मोमेंट होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर, इसीलिए इधर है। और ये जो एरो दिखा रहा है आपका, ये दिखा रहा है पोजिशन फैक्टर कि इस पॉइंट से पॉइंट P किधर है, किस डायरेक्शन में है वो है। और ये थीटा जो है वो डायपोल मोमेंट P और ये पोजीशन फैक्टर P के बीच का एंगल है। ओके, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। तो पहली बात कि इस पॉइंट पर पहले इस चार्ज के कारण हम निकाल लेते हैं पोटेंशियल। तो अगर हम अभी इस चार्ज को ना मान लें, मतलब इसको अभी हम यहाँ से हटा दें, तो सिर्फ बचता है ये चार्ज और ये पॉइंट और बीच का डिस्टेंस R। तो एक पॉइंट चार्ज के कारण जो किसी पॉइंट पर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो आता है, ये आप लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। देखिए तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट P इज कितना है, तो V मैं इसको लिख रहा हूँ प्लस Q। ओके, क्योंकि ये प्लस चार्ज के कारण है तो ये जो आता है वो आता है KQ बाय R स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमने क्या माना है, R1 प्लस का स्क्वायर। ओके, अब इसी तरह मैं लूँगा V सिमिलरली ऐसे करके V ड्यू टू माइनस Q। अब इसी पॉइंट पर जो इस चार्ज के कारण, अगर इस चार्ज को मैं ना मानूं, हटा दूं, तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो ये हो जाएगा K माइनस Q। तो मैं माइनस को पहले कर लेता हूँ और डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, R2 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें अब क्या करना है, सिंपली जोड़ देना है, क्योंकि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो हम सिंपली इसको जोड़ सकते हैं। नेट पोटेंशियल एट P, तो जो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा P पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऐसे, टोटल V इक्वल टू
v ड्यू टू प्लस q एंड प्लस v ड्यू टू माइनस q। ओके, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। v इक्वल टू प्लस q हो जाएगा आपका ये k q बाय r1 का स्क्वायर एंड प्लस v ड्यू टू माइनस q, तो ये हो जाएगा माइनस k q बाय r2 का स्क्वायर। ठीक है, ये पहले से प्लस था इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको ब्रैकेट लगा दिया। अब v इक्वल टू के क्यू बाय r1 का स्क्वायर। अच्छा, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा के क्यू बाय r2 का स्क्वायर। ओके, तो यहां तक हो चुका है। अब इसके आगे हम लोग करते हैं। हाँ, देखिए यहां से हम क्या करेंगे, के और क्यू को बाहर कर देंगे, तो v इक्वल टू हो जाएगा के और क्यू बाहर हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 1 बाय r1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय r2 का स्क्वायर। देखिए ये हमारा लगभग एक्सप्रेशन आ चुका है। बस हम सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे r1 का वैल्यू निकालेंगे और r2 का वैल्यू, यानी r1 स्क्वायर का वैल्यू और r2 स्क्वायर का वैल्यू हमको निकालना है। उसके बाद ये हमारा यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, फिर ये बन जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा मिटाता हूँ क्योंकि जगह थोड़ा कम है, तो मैं इसको रफ करता हूँ। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा इतना। ठीक है, उसके बाद में कैसे निकालता हूँ मैं बताता हूँ। ओके, सो डियर स्टूडेंट, अब हमें r1 और r2 का वैल्यू निकालना है। तो r1 और r2 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोसाइन रूल यूज करेंगे। कोसाइन रूल क्या कहता है, देखिए मान लीजिए मेरे पास एक ट्राइंगल है, ऐसे ये a, ये b और ये c ट्राइंगल है, और मान लीजिए ये साइड a है, ये साइड b है और ये साइड c है। तो मान लीजिए मुझे ये एंगल निकालना है। देखिए कोसाइन रूल अननोन एंगल को फाइंड करने के लिए और अननोन साइड को फाइंड करने के लिए होता है। तो मान लीजिए मुझे ये एंगल नहीं पता, मुझे निकालना है एंगल ये। तो एंगल बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे कॉस बी इक्वल टू, अच्छा इसके आजू बाजू में जो मतलब अगल बगल में जो साइड है वो ले लो, जैसे ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और इसमें हम घटा देंगे जो सामने वाला साइड है वो सी का स्क्वायर, और इसके नीचे आता है 2ab, मतलब उसी के जिस एंगल को निकालना है उसके अगल बगल वाले साइड। ये होता है हमारा कोसाइन रूल। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम कोसाइन रूल इस ट्रायंगल में यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम r1 निकालने की कोशिश करेंगे। मतलब यहाँ पे हम एंगल निकाल रहे थे, एंगल नहीं निकालना, हमको साइड निकालना है। सो लिखेंगे बाय यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, POB, POB। ओके, सो क्या है ये कोसाइन रूल। देखिए हमें क्या निकालना है ये, अच्छा मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा इसके अगल बगल का साइड, तो ये हो जाएगा, ये हमारा ए साइड है क्योंकि ये पूरा 2a था, तो इसको मिड पॉइंट के कारण क्या हो गया a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। उसके बाद ये है हमारा r स्क्वायर, और इस एंगल का सामने वाला साइड माइनस r1 का स्क्वायर बाय 2, और ये a और r, ये भी हम a r, तो हमें चाहिए r1। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा, अच्छा इसको मैं पहले लिखता हूँ इसको बाद में, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इक्वल टू, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस थीटा, अच्छा ये 2r यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2r। ओके, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किए और कुछ किए नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से r1 स्क्वायर निकालना है, तो माइनस r1 स्क्वायर रहेगा, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो 2r को पहले मैं लिखूंगा, अच्छा पहले ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और ये प्लस में था दोनों तो उधर चल गया माइनस में,
तो माइनस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और जो ये पहले से था प्लस कॉस थीटा 2 RA, तो मैं क्या कर रहा हूँ प्लस 2 RA को पहले लिख रहा हूँ और ये है कॉस थीटा। क्लियर है? ओके। अब इधर से मुझे माइनस हटाना, तो मैं क्या करूँगा पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, ये भी माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2RA कॉस थीटा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से आर को कॉमन लेते हैं, इधर साइड से आर को कॉमन लेते हैं, यानी आर स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर। अच्छा ए यहाँ पे तो आर स्क्वायर है नहीं, तो मैं क्या करूँगा नीचे डिवाइड कर दूंगा आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि अंदर वापस मल्टीप्लाई करूँगा तो आर स्क्वायर कट के वापस ही बचेगा। यहाँ पे आर स्क्वायर था तो ये चला गया बाहर, बचा हुआ माइनस, अच्छा 2RA से आर बाहर चला गया था, लेकिन आर स्क्वायर हम कॉमन लिए तो 2A और नीचे एक आर रहेगा, तभी तो होगा ना आर स्क्वायर, तो एक आर जाएगा अंदर, एक आर से आर कटेगा, एक अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया सिंपली ये पूरे टर्म से आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया। ओके, अब क्या करना देखिए, अब यहाँ पे सिंपल में ये स्क्वायर को हटा के उधर रूट लगाना है, ठीक है, मतलब दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देंगे, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट करने से क्या होगा देखिए, तो ये हो जाएगा R1 इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट पूरा हो जाएगा तो ये आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर हो जाएगा और इसके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट को मैं कैसे लिख सकता हूँ ऐसे, ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2A बाई आर कॉस थीटा और 1/2, स्क्वायर रूट को 1/2 से डिनोट करते हैं ना, तो मैंने उस तरह से लिखा है। अब मैं क्या करूँगा देखिए, हमें चाहिए 1, अच्छा मैं तो निकाल चुका हूँ ना, अच्छा यहाँ से 1/r स्क्वायर चाहिए, R1 का स्क्वायर चाहिए, वो सॉरी कोई जरूरत नहीं था करने का, क्योंकि हमें कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, आई थिंक मिस्टेक हुआ है, हाँ पोटेंशियल जो होता है फील्ड के कारण वो होता है 1/r1, सॉरी KQ/r, तो जहां मैंने लिखा होगा KQ/r स्क्वायर या R1 का स्क्वायर, वहां पे आप कर लीजिएगा KQ/R1, और जहां मैंने लिखा होगा माइनस KQ/R2 का स्क्वायर, वहां आप कर लीजिएगा KQ/R2, ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी, ठीक है, ये फॉर्मूला में स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ R1 1/R1 माइनस 1/R2 होगा, तो यहाँ से अब हम 1/R1 निकाल सकते हैं, इसको आप रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं करने का, डायरेक्ट हम वैल्यू भी पुट कर देंगे, यहाँ पे R1 निकल चुका है, R1 का वैल्यू भी पुट कर देंगे ना तो वो आ जाएगा। अच्छा अभी ये R1 का पूरा वैल्यू निकला नहीं है, अभी हमें यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है और करना है, ठीक है, वो देखते हैं इसको मिटाने के बाद। ठीक है, ओके, सो यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, हम निकाल लेते हैं 1/R1 चाहिए, तो इसको हम उल्टा कर देते हैं, इसको कर देते हैं 1/R1, तो इससे क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा देखिए, ये R है तो ये हो जाएगा 1/R, और ये जो पावर प्लस में था ये 1/2 प्लस में था, ये हो जाएगा माइनस में, ये 1 को मैं पहले लिख लेता हूँ, 1 प्लस A स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 2A/r एंड कॉस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस 1/2, क्योंकि इसको भी हम करेंगे ना, ये पूरा का पूरा टर्म को 1 करेंगे 1/this, और उसको वापस उधर ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ऐसे करते हैं ना। देखिए अगर मान लीजिए 1/r स्क्वायर है तो इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये 1/r का पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो वही मैंने किया है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं कि ए क्या है, ए जो है वो 2A क्या था, डाइपोल लेंथ, और ये डाइपोल लेंथ पहले से ही बहुत छोटा होता है, ये मैंने यहाँ पे इतना बड़ा दिखाया है लेकिन ये एक्चुअल में इतना बड़ा होता नहीं है, ये बहुत ही छोटा होता है। अगर डाइपोल के बारे में आप
अच्छा से जानेंगे तो ये पता चलेगा कि ये डाइपोल लेंथ होता है वो बहुत ही छोटा होता है, और उसका ही हम आधा कर लेंगे ए, तो ये और छोटा होगा क्योंकि ये डाइपोल लेंथ टू ये खुद ही छोटा है, उसका भी मैंने आधा किया ए, तो ये बहुत ही छोटा हो जाएगा। अच्छा, छोटा क्वांटिटी का भी मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो वो और छोटा हो जाएगा, और छोटा होगा, और उसको हम आर स्क्वायर से डिवाइड भी कर रहे हैं, यानी जो क्वांटिटी खुद छोटा है मैं उसको और किसी दूसरे क्वांटिटी से डिवाइड भी कर रहा हूँ, तो वो तो और छोटा हो जाएगा ना, तो वो इतना छोटा हो जाएगा कि उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम कैलकुलेशन में अगर नहीं भी ऐड करते तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंस a square is very small, so a square by r square term can be neglected, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टर्म में क्या हो जाएगा, 1/r1 by 1/r 1 minus 2a by r cos थीटा, इस टर्म को मैंने हटा दिया तो आया 1 minus 1/2। अब ये हमारा हुआ फाइनल, अभी भी ये फाइनल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे पावर 1 minus 1/2 है, तो इसको भी मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा और थोड़ा सॉल्व करूँगा। इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, 1/r1 by 1/r 1 plus minus 2a by r cos थीटा। अच्छा, मैंने क्या किया देखिए, यहाँ से मैंने प्लस लगा दिया है और ये माइनस तो पहले से ही था, तो कोई फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर वापस यही चला जाएगा। तो इससे क्या होगा देखिए, यहाँ पे मैं एक एक्सपेंशन रूल यूज करूंगा, और वो एक्सपेंशन रूल वो है, उससे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ नीचे वाला। यहाँ पे मैं एक एक्सपेंशन रूल यूज करने वाला, देखिए कौन सा, 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स टू द पावर m का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 प्लस m x बाय फैक्टोरियल 1 प्लस 1। ओके, ये मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, एक मिनट मुझे थोड़ा ये देखना पड़ेगा ये एक्सपेंशन रूल क्या होता है, मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है मुझसे। m-1 आई थिंक होता है, सॉरी 1 नहीं होता है, ये होता है आपका यहाँ से m इंटू m-1 बाय 2 फैक्टोरियल, एंड इसमें मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसी तरह m इंटू m माइनस 1 इंटू m-2 बाय 3 फैक्टोरियल, और ये होता है हमारा एक्स क्यूब। ओके, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैंने एक्सपेंशन सही लिखा कि नहीं लिखा है। हाँ, 1 प्लस एम एक्स प्लस 1 प्लस m इंटू m-1 बाई 2 फैक्टोरियल, हाँ ठीक है। तो ये और ये इसी तरह आगे चलता हुआ जाता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ना देखो, ये जो एक्सपेंशन है इसी को मैं यहाँ पे यूज करने वाला, क्यों, क्योंकि देखिए इस टर्म को देखिए, इस टर्म को ये पूरा मैं मान लेता हूँ x, ठीक है, ये पूरा टर्म को क्या मान लूंगा, x, और देखिए बाहर जो पावर में है वो m की जगह क्या है, -1/2, तो x की जगह है -2/r, एंड m की जगह -1/2। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ x है मैं वहाँ x का वैल्यू रखूँगा, m है वहाँ m का वैल्यू रखूँगा, और ये एक्सप्रेशन को पूरा करूँगा ये। ठीक है, देखिए आगे कैसे करते हैं। ओके, सो पहला है देखिए 1/r1, ये तो रहेगा साथ में इसे, बाय 1/r, उसके बाद इसके बदले में लिखूंगा 1, अच्छा फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, तो ये अगर नहीं भी लिखिए तो कुछ जरूरत नहीं है, मतलब नहीं भी लिख सकते हैं। 1 प्लस m की जगह क्या है, -1/2
और x की जगह क्या है, mx है, x की जगह -2a/r, तो -2a/r ये। और इसी तरह हम क्या करेंगे, प्लस लिख के m इंटू, इसलिए तो ये हायर टर्म्स है, हायर टर्म्स को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये आगे जो है बहुत छोटा होता चला जाएगा ये, क्योंकि उसका स्क्वायर स्क्वायर होते चला जाएगा, तो ये सारे टर्म्स छोटे होते चले जाएंगे, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे हायर टर्म्स इज नेग्लेक्टेड, ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटी, इसके बाद जो क्वांटिटी आएगी वो इतना छोटा होता चला जाएगा, इतना छोटा होता चला जाएगा, क्योंकि उससे कोई कैलकुलेशन में फर्क पड़ने वाला है नहीं, इसलिए उसको मैं क्या कर रहा हूँ, नेगलेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे भी। उसके बाद ये लगभग हो चुका है, क्योंकि इसको नेगलेक्ट करेंगे तो बचेगा सिर्फ ये, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/r1 इक्वल टू 1/r1। अच्छा, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा a/r एंड, अच्छा यहाँ पे cos थीटा भी था ना, ये cos थीटा भी था, तो ये जाएगा cos थीटा। ओके, तो ये हमारा आ चुका है 1/r1। अब हमें सिमिलरली इसी तरह करके हमें निकालना है 1/r2। देखिए, तो अगर हमें 1/r2 यानी r2 निकालना है, तो हमें इस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा और सेम वही चीज करना पड़ेगा। इस बार हमें ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, तो उतना हमें करना नहीं है, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पे सिमिलरली लिखेंगे, ओके, और कर देंगे 1/r2 बाय 1/r1 माइनस a/r cos थीटा। अब मैं यहाँ पे माइनस क्यों ले रहा हूँ वो देखिए, क्योंकि यहाँ पे थीटा ये बनेगा और ये थीटा क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 180 माइनस थीटा, जो होता है माइनस cos थीटा, ठीक है। तो माइनस cos थीटा यहाँ पुट कीजिएगा यहाँ पे, तो ये माइनस यहाँ पे चला जाएगा, तो वो आया है, क्लियर है। तो अब 1/r1 और 1/r2 का वैल्यू आ चुका है। अब जो हमारा जो एक्सप्रेशन आया था KQ इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, वहां पे पुट करेंगे और हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो नाउ, सो पोटेंशियल इक्वल टू KQ 1/r1, तो 1/r1 का वैल्यू क्या है 1/r, और ये 1/r इंटू 1 प्लस a/r cos थीटा माइन, अब यहाँ पे मैं 1/r2, तो 1/r2 का वैल्यू 1/r इंटू 1 माइनस a/r cos थीटा। अच्छा, यहाँ भी 1/r ये कॉमन आके बाहर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा KQ/r, बचेगा सिर्फ क्या 1 प्लस a/r cos थीटा, और यहाँ पे ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई आएगा माइनस से, तो हो जाएगा -1, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस a/r cos थीटा, क्लियर है। ओके, अब इसके आगे थोड़ा सा 1-2 स्टेप और करना है, उसके बाद ये पूरा कंप्लीट है। देखिए, तो आप पॉज करके ना इस नोट करते जाइएगा, ठीक है। क्योंकि बोर्ड तो छोटा है इसीलिए बार बार मिटाना पड़ता है, मैं भी परेशान हूँ। ओके, देखिए, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू, यहाँ से प्लस और ये माइनस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा KQ/r, उसके बाद ये a/r cos थीटा, a/r cos थीटा सेम चीज है, और 2 बार ऐड हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2a/r cos थीटा, ये हो जाएगा 2a/r cos थीटा, ओके।
अब देखिए ये तो बाहर टर्म था और ये अंदर से आया ये टर्म। अब यहाँ से क्या, अच्छा सॉरी कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? नहीं नहीं ठीक है ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, ठीक है। तो v इक्वल टू यहाँ से देखिए k और ये q इंटू टू ए और नीचे हो जाएगा r इंटू आर, आर स्क्वायर और ये कॉस थीटा रहेगा। अब q इंटू टू ए मुझे पता है ये क्या होता है, डायपोल मोमेंट यानी p। तो v इक्वल टू k p, स्मॉल p लिखते हैं इसको, आर स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये जो एक्सप्रेशन आया है हमारा, ये है फाइनल एक्सप्रेशन जिसके लिए हम इतना कैलकुलेशन कर रहे थे। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो अगर किसी डायपोल के कारण किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ये होता है। ओके, तो अब इसके बाद हम लोग ना क्या करेंगे, इसका दो केस आता है कि अब ये पॉइंट को ना मैं क्या कर लेता हूँ, इस लाइन के एक्सियल लाइन में, यानी एक्सियल लाइन में समझाऊंगा क्या होता है कि इस लाइन में ले लेता हूँ और मान लीजिए इस पॉइंट को मैं इसके मिड पॉइंट पर ले लेता हूँ, तब क्या आएगा पोटेंशियल वो देखेंगे। ओके, सो डियर स्टूडेंट हम लोग देखते हैं वो जो दो केस बचा हुआ था। तो देखिए अब ये दो डाइपोल था, ठीक है, बाकी सब चीज़ वही रहेगा। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, जो पॉइंट मेरा यहाँ था वो पॉइंट मैंने क्या कर दिया एक्सेल लाइन में। अब एक्सेल लाइन क्या होता है, देखिए दो चार्जेस से पास होने वाला एक इमेजिनरी लाइन को ही एक्सेल लाइन बोलते हैं, तो उसके एक्सिस में आ रहा है। मान लीजिए चार्ज रोटेट करेंगे तो ये चार्ज रोटेट करेंगे, ये लाइन के ही चारों ओर रोटेट करेंगे ना, जैसे एक्सिस, एक्सिस हम लोग बोलते हैं ना कि एक्सिस के चारों ओर अर्थ रोटेट कर रहा है, एक्सल बोलते हैं। जैसे हमारा जो गाड़ी होता है जिसमें एक एक्सल लगा होता है बीच में, जिसके चारों ओर चक्का घूमता है, ठीक है, तो वो एक्सल है। इसी तरह ये एक एक्सल है जिसके चारों तरफ ये दोनों चार्ज घूमते हैं, इसीलिए ये ऐसा लाइन होता है जो दोनों चार्ज से पास होते हुए जाता है। ये एक इमेजिनरी लाइन होता है जिसको हम बस ऐसे कल्पना करते हैं। तो ये एक्सेल लाइन है, तो एक्सेल लाइन पे पॉइंट यहाँ पे है और इसके सेंटर से मिड पॉइंट से डिस्टेंस आ रहा है। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे पॉइंट, तो बिल्कुल सेम है, उसी तरह का कोई आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या यहाँ पे देखना, देखिए आपको थीटा देखना सिर्फ, क्योंकि जो फॉर्मूला हमारा था जो निकला था वो क्या था, के वी इक्वल टू क्या था, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको सिर्फ ध्यान में रखना बस, जो निकाल चुके हैं हम लोग एक जनरल पॉइंट पर। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये थीटा क्या था, थीटा था एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड डायपोल मोमेंट। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, थीटा इज एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। मतलब वो पॉइंट जो है वो कहाँ है वो बताएगा, ये आर और पी डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट तो भी पता है कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर ही होता है। तो ये जो मैंने ब्लू में दिखाया है वो क्या है, डायपोल मोमेंट, और क्योंकि पॉइंट भी इधर ही है तो पोजीशन वेक्टर भी क्या हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा। तो दोनों पोजीशन वेक्टर और आर दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा यहाँ पे दो केस पॉसिबल हो सकते हैं कि पॉइंट को हम ये तो पूरा एक्सियल लाइन है, तो ये पॉइंट इधर भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है, और ये पॉइंट इधर भी हो सकता है। तो हम लोग दोनों केस देख लेते हैं। तो पहले ले रहे हैं इफ पॉइंट इज ऑन राइट साइड, अगर पॉइंट राइट साइड में इधर है तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू जीरो, क्योंकि पी और आर दोनों क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन, तो थीटा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखिए आपका v निकलेगा, v कैसे निकलेगा, देखिए के क्यू तो ऐसा ही रहेगा क्योंकि चार्ज तो क्यू ही है, आर स्क्वायर। अच्छा कॉस जीरो, तो कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, वन, तो यहाँ पे हो गया वन। तो ये हो गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। तो ये हो गया पहला, ठीक है। अब इसी का दूसरा केस ले लेते हैं कि मान लीजिए ये पॉइंट आपके इधर लेफ्ट साइड में आ जाए। तो यहाँ पे मैं सिर्फ चेंज कर रहा हूँ कि ये पॉइंट जो है वो सिर्फ आ जाए लेफ्ट साइड। ओके, अब लेफ्ट साइड आने से क्या हो जाएगा, देखिए ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे आ गया,
तो अब जब पोजीशन वेक्टर इधर हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आर इधर, तो ये हो जाएगा हमारा ये आर पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन इधर, और ये मोमेंट जो है डायपोल मोमेंट वो तो हमेशा उधर ही रहेगा, माइनस चार्ज इधर है और प्लस चार्ज इधर है, तो जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की होता है, तो वो तो उधर ही रहेगा। लेकिन चार्ज जो ये हमारा पॉइंट इधर आ गया है, तो इसी कारण पोजीशन वेक्टर यानी आर का डायरेक्शन बदल गया। पी तो अभी भी राइट साइड में ही है, लेकिन आर बदल गया, तो इससे क्या हो जाएगा, एक उधर है एक इधर है, तो जब एक क्वांटिटी वेक्टर में इधर होता है दूसरा क्वांटिटी वेक्टर में इधर होता है, तो एंगल कितना बन रहा है 180। तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, सिर्फ एंगल बदलेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब 180 अगर यहाँ पुट करेंगे सेम चीज, तो cos 180 क्या होता है -1, तो सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस और कुछ नहीं। तो सेम है ये आपका, अगर राइट साइड में रहेगा तो KQ/r², और अगर लेफ्ट साइड में रहेगा तो KQ/-KQ/r²। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। अब क्या करते हैं, इस पॉइंट को मैं इक्वेटोरियल लाइन पे ले आता हूँ। इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये चार्ज है, ये मिड पॉइंट, तो एक इमेजिनरी लाइन जो डाइपोल लेंथ के मिड पॉइंट से यानी मिड से गुजरता है, मिड पॉइंट से गुजरता है। देखिए ये आपका मिड पॉइंट था डाइपोल का, तो इसी मिड पॉइंट से गुजरता है एक इमेजिनरी लाइन, उसी इमेजिनरी लाइन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ओके, ये क्या था हमारा -q, ये था +q। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा। तो देखिए थीटा कितना हो गया, ये तो हमारा अभी भी रहेगा ये p डाइपोल मोमेंट, और पोजीशन वेक्टर क्या हो गया इधर हो गया ऐसे। तो अब थीटा कितना हो गया, ये देखिए p और r के बीच में, तो ये 90 हो गया, कितना हो गया 90, मैं 180 बोलने जा रहा था अभी, तो ये हो गया कितना 90। सो थीटा इक्वल टू 90। अब थीटा 90 हो गया, तो रखिए v इक्वल टू KQ/r² और cos 90 का वैल्यू कितना होता है ये पता है 0, तो ये 0, तो ये पूरा टर्म कोई क्या कर देगा 0, इसलिए पोटेंशियल हो गया 0। तो इक्वेटोरियल लाइन पे किसी डायपोल के कारण जो पोटेंशियल आता है वो आता है 0। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वहां पे 0 नहीं हुआ था, तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जा रहा है 0, तो इक्वेटोरियल लाइन पे 0 नहीं होता है, सॉरी एक्सियल लाइन पे 0 नहीं होता है, लेकिन इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल 0 हो जाता है। तो अब ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे मुझे इसमें नहीं लगता कि कुछ बताना है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।